चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक, जनन स्वास्थ्य जैसे चैप्टर का मतलब क्या होता है समझते हैं। जनन का मतलब होता है क्या, जनन का मतलब होता है प्रजनन, अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक, स्वास्थ्य मतलब उसमें कोई गड़बड़ी ना रह जाए, यानी कि वो सही रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब केवल हेल्थी ही नहीं होता, स्वस्थ का मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के होता है। जैसे कौन किसके अनुसार, एक परिभाषा जाते हैं हम लोग किसके अनुसार, WHO के अनुसार। किसके अनुसार, WHO के अनुसार। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इन्होंने क्या बताया, WHO क्या बताया, जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, क्या बोला मैं, जब कोई व्यक्ति कैसे शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्यवहारिक और सामाजिक, और क्या, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए मैं क्या बोला, क्या होता है जनन स्वास्थ्य, जब कोई भी व्यक्ति, क्या हो, जब कोई व्यक्ति, कौन बताया ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो हम लोग WHO का नाम कोरोना में बहुत सुने होंगे कि WHO ने ये हमसे छुपा लिया, ये हमको नहीं बताया, कोरोना एक दूसरे से फैलता है, ये सभी चीजें कौन बताता है, WHO बताते हैं। तो आई देखिए WHO ने ही जनन स्वास्थ्य की परिभाषा रखी। क्या रखी जनन स्वास्थ्य की परिभाषा, जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्यवहारिक और सामाजिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देखते हैं शारीरिक मानसिक व्यवहारिक और सामाजिक क्या होता है। शारीरिक मतलब क्या होता है, शरीर से फिट होना। ठीक, कैसे, शरीर से एकदम फिट होना। ठीक, और मानसिक मतलब क्या होता है, मानसिक मतलब ये होता है कि उसका मानसिक संतुलन जो दिमाग है, मतलब सिर है, दिमाग है, वो क्या हो, संतुलित रहे। ठीक, और व्यवहारिक मतलब क्या होता है, उसका व्यवहार भी क्या, व्यवहार पर भी क्या डिपेंड करता है, जनन स्वास्थ्य। ठीक, और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, समाज में बैठने उठने लायक हो, यानी कि वो क्या हो, सामाजिक रूप से चीजों को पॉजिटिव सोचता हो, तो वो सभी क्या है, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक और सामाजिक रूप से ही स्वस्थ क्या कहलाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक, जनन स्वास्थ्य मतलब ये नहीं होता कि केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या उससे हेल्थी हो तो उससे क्या होता है जनन स्वास्थ्य, ये नहीं होता। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य। ये कौन बताया, शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक और सामाजिक कौन बताया, ये होता है WHO का पूरा नाम क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखिए ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या है, पूरी तरीके से NCERT है जो पढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से NCERT पढ़ रहे हैं। ठीक, और जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या है, तो हेडिंग करिएगा जनन स्वास्थ्य समस्याएं। क्या हेडिंग है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हैं जनन स्वास्थ्य से। ठीक, जैसे जनन स्वास्थ्य क्या होता है ये बता दिए। अब जनन स्वास्थ्य की क्या समस्याएं होती हैं, तो पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं। तो क्या होगा, तो भारत के बारे में विशेष जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। तो पहला ये है कि प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, जनसंख्या दर में भारत का स्थान कैसा है। तो जनसंख्या दर में क्या बोले, जनसंख्या
जनसंख्या दर में भारत का स्थान। बताओ बच्चा, जनसंख्या दर में भारत का स्थान कैसा है? तो दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगर दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पे कौन है? अगर दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पे चीन है। कौन है? पहले स्थान पे कौन है? चीन है। ठीक, देखिए क्या बोला कि जनसंख्या दर में भारत का कैसा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो कभी कभी प्रश्न कर लेता है पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है। ठीक, अब ये क्या कारण है कि जनन समस्याएं, इतना पढ़िए, जनन समस्याएं पढ़ते हैं। ठीक, जनन स्वास्थ्य समस्याएं कैसे होती हैं? जनन स्वास्थ्य समस्याएं, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अशिक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता कि जनन से संबंधित, मतलब अशिक्षा का मतलब केवल ये होता कि हमको शिक्षा नहीं हो। ठीक, अशिक्षा का मतलब ये होता है कि हमको किसी चीज के प्रति, जिस चीज के प्रति जानना चाहिए उस चीज के प्रति हम जागरूक नहीं है, उसको नहीं जानते, तो वो क्या है? अशिक्षा है। तो देखिए अशिक्षा मतलब क्या होता है? इसमें अशिक्षा में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अशिक्षा में अंधविश्वास सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? अंधविश्वास। पहला क्या है? अंधविश्वास। उसके बाद अज्ञानता। अज्ञानता, उसके बाद सोचने समझने की क्षमता। इधर लिख लेते हैं। सोचने समझने की क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक, देखो लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। अंधविश्वास में यानी कि हम बता रहे हैं क्या? जनन स्वास्थ्य, यानी कि जनन स्वास्थ्य के प्रति जो लोग शिक्षित नहीं है, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास में पड़ते हैं। अंधविश्वास यानी कि शिक्षा नहीं है तभी अंधविश्वास में पड़ेंगे। अंधविश्वास क्या कारण होता है? अंधविश्वास, अंधविश्वास ये रखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, क्या? जो बच्चे होते हैं वो किसकी देन होते हैं? बच्चे भगवान की देन होते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन ये बताइए जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चे भगवान अपने आप दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो देखिए क्या होगा? तो ये क्या है? अंधविश्वास है, पूरी तरीके से क्या है? अंधविश्वास है। और दूसरा क्या है? अज्ञानता। इसके प्रति लोग क्या है? ज्ञान नहीं लेते। इसकी ज्ञान से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। किससे? जनन स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान को लेने से दूर भागते हैं। तो ये क्या है? अज्ञानता है। सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। सोचने समझने की क्षमता क्या समाप्त हो जाती है? कि जो बता दिए कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। दूसरा चीज कि सोचने समझने की क्षमता। अज्ञानता क्या होता है? अज्ञानता में हो जाता है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो एक जनगणना के हिसाब से हम आपको इधर दिखाते हैं बाल विवाह, इतना लिख लीजिएगा। ये देखिए फिर बताते हैं इधर से बाल विवाह क्या होता है। कि जो बाल विवाह होता है, क्या होता है? बाल विवाह क्या बोला हमने? बाल विवाह किसके कारण होता है? अज्ञानता के कारण होता है, शिक्षा के कारण होता है, और बहुत सारी कारणों के कारण होता है। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है इसमें। देखिए बाल विवाह क्या होता है? लोग बाल विवाह करने से क्या क्या नुकसान होता है? ठीक, तो एक सीमित परिवार के लिए, पहले सही आयु बता देते हैं। ठीक, किसके लिए? एक सीमित परिवार के लिए। किसके लिए? एक सीमित परिवार के लिए एक विवाह योग्य लड़की की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और किसकी आयु? फीमेल की आयु कितनी होनी चाहिए? फीमेल की एज कितनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और मेल की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए?
24 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये क्या है, एक सीमित परिवार, एक स्वस्थ परिवार को रखने के लिए एक स्त्री की आयु 24 वर्ष होनी चाहिए, एक पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए, एक स्त्री की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और एक पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए, 24 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए? विवाह करने के लिए, सीमित परिवार रखने के लिए। ठीक, और लोग क्या करते हैं, 12 वर्ष, 12 से लेकर, अब तो 12 में नहीं होता, पहले 12 में हो जाता था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष में लड़की की शादी कर देते हैं ना। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष में लड़की की शादी कर देते हैं, जिसमें उसमें सही से कुछ भी चीज फैमिली प्लानिंग जो होती है उसको वो नहीं कर पाते, और ये फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते तो उसमें काफी सारी व्यवस्थाओं की कमी रह जाती है, तो जिससे कारण क्या होता है, इसके प्रति लोग अज्ञान हो जाते हैं, अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो और एक चीज, सबसे बड़ी कमी क्या होती है, सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या होती है, सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बाल विवाह कर देंगे, 12-13 साल 15 साल की लड़की की आयु है, ठीक, 1 साल बाद लड़का हुआ, 1 साल बाद कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक, 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, तो लड़की की आयु जो माँ थी उसकी आयु कितनी है, मान लो 13 साल 15 साल मान लेंगे। ठीक, और 1 साल बाद विवाह हुआ, मान लो 16 साल की हो गई वो बढ़ के, अगर 16 साल की वो बढ़ते हो गई, बच्चा जो 1 साल का है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा बच्चे का, जो खाने वाली पदार्थ होगा, देखो जो खाने वाला पदार्थ होगा उसको क्या करेगी, माँ बच्चे से खुद ही छीन के खा जाएगी ना, क्यों, सही है ना, थोड़ा मजाक था। चलो समझो, बाल विवाह क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल विवाह क्या होते हैं, बाल विवाह एक सामाजिक दुष्प्रभाव है। इस पे क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कि बाल विवाह में लड़की की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी, बाल विवाह नहीं करना चाहिए लड़कों की बाल विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते। ठीक, अब देखिए, एक सही सीमित परिवार के लिए लड़की की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु कितना होना चाहिए, 24 वर्ष होना चाहिए, इतना बता दिए। दूसरा क्या होता है, इस बाल विवाह को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई। ठीक, रोकने के लिए सरकार द्वारा कई योजना चलाई गई। उस योजना को हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या बता दिए, सबसे पहले आपको बता दिए हम जनन स्वास्थ्य क्या होता है। WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी बढ़ती क्यों है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, विश्व में भारत की जनसंख्या दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। भारत की जो समस्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है अशिक्षा। अशिक्षा में क्या होता है, लोग अशिक्षित होते हैं, किसके प्रति अशिक्षित होते हैं, जनन स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा नहीं लेना चाहते। उसमें क्या होता है, शिक्षा नहीं लेते तो क्या होता है उसमें कि लोग जागरूक कम होते हैं, यानी कि अंधविश्वास में ज्यादा पड़ते हैं, अज्ञानता पर विश्वास करते हैं और सोचने समझने की क्षमता समाप्त होती है, जिससे लोग बाल विवाह कर देते हैं। इसे लोग कहते हैं पुरानी सोच। क्या कहते हैं, पुरानी सोच। पुरानी सोच यानी कि रूढ़वादी। ठीक, रूढ़वादी। ठीक, इसमें क्या होता है, ये पुरानी सोच कहाँ सबसे ज्यादा होती है, इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये पुरानी सोच सबसे ज्यादा भारत में होती है। कहाँ पे, भारत में। पुरानी सोच में अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं, बाल विवाह यानी कि विवाह, लड़की की विवाह कभी भी कर देना चाहिए। ठीक, और इस भगवान की देन है बच्चे ना, तो ये सब क्या है, पुरानी सोच है, रूढ़वादिता है। इन सबको नहीं सोचना चाहिए। सब आप क्या, टेक्निक का जमाना है तो क्या करना चाहिए, सीमित परिवार के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और मेल की आयु कितनी है, 24 वर्ष निर्धारित की गई है। तो भारत में सबसे ज्यादा पुरानी सोच चलती है, यानी कि रूढ़वादिता कहाँ पर सबसे ज्यादा चलती है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में सबसे ज्यादा रूढ़वादिता सबसे ज्यादा कहां पर चलती है, तो भारत में चलती है। रूढ़वादिता में होता क्या है, पहला,
मादा भ्रूण हत्या। क्या होता है? मादा भ्रूण हत्या। ठीक, भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीट कहते हैं। ठीक, एम्ब्रियो कहते हैं। मादा को फीमेल कहते हैं, हत्या को सुसाइड कहते हैं, यानी कि फीमेल फीटिसाइड। ठीक, अब देखिए मादा भ्रूण हत्या में क्या होता है, इसमें पुरानी सोच वाले लोग क्या समझते हैं कि अगर लड़की है तो उसके प्रति हमको ज्यादा आर्थिक रूप से समस्या आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लड़की होना पाप होता है। ये इसमें बताया गया रूढ़वाद का, पुरानी सोच के लोग ये चीज सोचते थे। ठीक, लेकिन इसी कारण पुरानी सोच के लोग ये सब सोचते थे, इसी कारण गर्भ में ही क्या करते थे, यदि मादा है तो उसकी हत्या करा देते थे। ठीक, अब क्या है, अब गैर कानूनी है ये, क्या लिंग परीक्षण करवाना ही गैर कानूनी है। ठीक, इसके लिए एक मशीन आती है जिसमें क्या किया जाता था, लिंग परीक्षण कैसे शुरुआत हुआ हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो इसके लिए एक मशीन आती है, जैसे देखिए सोनोग्राफी में ही पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है क्या लिंग कैसा है। लेकिन हम वो दरअसल इसलिए किया गया था, उसकी खोज इसलिए की गई थी कि इसमें कोई गुणसूत्र जो हो वो सही है कि नहीं सही है, गुणसूत्र की जांच के लिए किया गया था। लेकिन भारत के लोग या अन्य प्रदेश के लोग इसको क्या करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका दुष्प्रयोग करने लगे, लिंग परीक्षण कराने लगे, जिससे कि पता चलता था भ्रूण है, भ्रूण में पल रहा शिशु क्या है, मादा है कि नर है। यदि मादा तो उसके भ्रूण में ही हत्या करा देते थे। इसलिए अब क्या किया गया, भारत में पूरी तरीके से इसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, क्या मादा भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण को बैन कर रखा है। इसीलिए मादा भ्रूण हत्या के कारण रेशियो घटता चला जा रहा था, किसका, प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या जो है वो घटती चली जा रही थी। इसलिए यानी कि रेशियो जो हो रहा था वो गड़बड़ होता चला जा रहा था। इसलिए यानी कि 3 पुरुष में जो रेशियो होता था, 3 पुरुष में 1 महिला होती थी, तो इसलिए ये रेशियो गड़बड़ होता जा रहा था, जिसके कारण क्या किया गया, भारत में पूरी तरीके से लिंग परीक्षण को बैन कर दिया गया। ठीक, अब विधवा उत्पीड़न, अगला क्या है, विधवा मतलब जिसके पति ना हो उसे क्या कहते हैं, विधवा। उसको उत्पीड़न, उसको क्या किया जाता था, उसको समाज में सही रूप से बैठने नहीं दिया जाता था, उसको किसी से मिलने जुलने के नहीं दिया जाता था, उसको छूत जैसी बीमारी की तरीके से उसके साथ व्यवहार होता था। ठीक, अगला क्या है, ये मादा भ्रूण हत्या, दूसरा क्या है विधवा उत्पीड़न, तीसरा क्या है नर को अधिक महत्व देना। क्या करना, नर को अधिक महत्व देना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं लोग, पुरानी रूढ़वादिता के लोग क्या सोचते हैं, नर को अधिक महत्व देते हैं। किस लिए नर को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए नर को अधिक महत्व देते हैं कि ये क्या होता है कि आगे चल के बेटवा हमारा क्या बनेगा, आगे चल के बेटवा हमारा क्या बनेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, लाठी ना, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और सही बात है, बनते भी है ना, कैसे बनते हैं बताएं, आगे चल के वही आपको ठोकते हैं, एक बाप को अपना बेटा ही ठोकता है ना, यानी कि वही लाठी देता है, तब समझ में आता है लड़की होना पाप होता है, लड़का होना पाप होता है। इसलिए भ्रूण हत्या का विरोध करिए, जिससे भ्रूण हत्या ना हो। ठीक, इसके प्रति जागरूक बनिए, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। और आगे क्या होता है, जनन स्वास्थ्य के प्रति आरुचि। देखिए यहाँ तक आज पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ाएंगे, आज नहीं आगे भी पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ाएंगे, कहाँ तक, समस्याएं। अभी तीसरी समस्या पढ़ा दिए, क्या पहले क्या बता दिए थे, अशिक्षा, दूसरी क्या थी, बाल विवाह थी, तीसरी क्या थी, रूढ़वादिता या पुरानी सोच थी। आगे क्या है, जनन स्वास्थ्य के प्रति आरुचि। चले आगे, डाउट हो किसी भी तरीके का तो कमेंट में अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। प्रश्न अगर कोई इससे बन रहा है आपको, आपके मन में, तो पूछते रहिए। कोई टॉपिक ना समझ में आ रही हो तो पूछते रहिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, जनन स्वास्थ्य के प्रति रुचि। चौथा कौन सा पॉइंट है, चौथा और इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है जनन स्वास्थ्य समस्याओं का, कौन से, जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। ठीक, क्या बताया हमने, जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते, यानी कि उससे लोग भागते हैं, डरते हैं। जनन स्वास्थ्य की जानकारी लेने से क्या करते हैं, अरुचि लेते हैं, उसमें डरते हैं, बात करने में डरते हैं, जिससे क्या कारण होता है, कौन कौन से जनन अंगों के बारे में
लोग बात करने से डरते हैं। जनन रोग लोग छिपाते हैं। ठीक। संतान उत्पत्ति, जब जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि होगी तो जनन अंगों के बारे में लोग को जानकारी नहीं होगी, और साथ साथ जनन रोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पाएगी, और संतान उत्पत्ति के लिए कोई प्लानिंग नहीं होगी कि 2 होने हैं कि 1 होने हैं, कोई प्लानिंग नहीं हो पाती। और सगर्भता, किस किस चीज के प्रति हमको जानकारी लेनी चाहिए ये भी है, और लोग नहीं लेते वो भी इसका मतलब है। ठीक। जनन अंग, जनन रोग, संतान उत्पत्ति, सहगर्भता, सहगर्भता, आतर्व चक्र, सहगर्भता, आतर्व चक्र, और गर्भपात की सही जानकारी। देखिए, जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि रखने वाले लोग ना तो जनन अंग, ना ही जनन रोग, ना ही संतान उत्पत्ति, और ना ही सगर्भता और आतर्व चक्र के बारे में तो बिल्कुल जानकारी लेना ही नहीं चाहते। और किसका गर्भपात कराना है, गर्भपात मतलब गर्भ में शिशु को खत्म करना है, किस प्रकार के शिशु को खत्म करना है, इसकी भी सही जानकारी वो लोग नहीं लेते। यदि शिशु किसी तरीके से असमर्थ है, ठीक, असमर्थ है, जैसे कोई दोनों हाथ ना हो, शिशु का भ्रूण में पल रहे दोनों, मतलब शिशु का दोनों पैर ना हो, तो इस तरीके के शिशु को भ्रूण में ही हत्या करवा देनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर शिशु को भी दिक्कत होती है। ठीक। तो यानी कि गर्भपात की सही जानकारी नहीं होती, और जिसके कारण क्या होता है, लोग इसके प्रति पहली बात तो अरुचि नहीं रखते, जिससे इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। और क्या है, एक और इसी सभी के कारण, इन सभी अरुचियों के कारण, यानी किसके कारण, अशिक्षा, बाल विवाह, और क्या बताया मैंने, ऋणवादिता, चौथा क्या होता है, स्वस्थ जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, इन सभी की रुचि न लेने के कारण लोगों, भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना 4 घातांकी कहलाता है। ठीक। यानी कि एक ग्राफ के मदद से समझते हैं, ये टाइम है, ठीक, सन है, ये क्या जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या पहले ऐसे थी, फिर ऐसे ऐसे हुई, ऐसे हुई, फिर क्या हुआ, अचानक बढ़ गई। जब अचानक बढ़ गई तो वही क्या कहला गया, 4 घातांकी। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले जनन स्वास्थ्य की कार्यनीतियां क्या है।